everyone and welcome once again to your own channel। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत मर्तबा आपने पढ़ा भी है और हो सकता है कुछ थोड़े से कन्फ्यूजन रह गया हो। तो आज कोशिश रहेगी कि उस वीडियो को हम इस वीडियो के थ्रू आपको वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, जो दिया है F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सबसे पहले जानते हैं कि F.W. टेलर है क्या और उनका मकसद क्या था ये साइंटिफिक थ्योरी देने का और साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने का। तो सबसे पहले एक चीज़ ये बता दें कि जो पर्पस था ये मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट वो क्यों लाए। पर्पस बहुत साफ था, वो चाहते थे कि जो वर्कर्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको ज़्यादा वक्त ना देना पड़े, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा आवर्स ना देना पड़े और उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो और जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो हो वो बढ़ के आए और जिससे ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स दोनों का फ़ायदा है। जाहिर सी बात है, अगर आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं आपको किया जा रहा है और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो बेहतर ही आप परफॉर्म करेंगे। तो उसी कंसेप्ट को लेकर उन्होंने ये साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। तो चलिए पहले जानते हैं F.W. टेलर के बारे में। बेसिकली वो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे मोटिवेशनल थ्योरीज के। बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज भी हैं, हेज़बर्ग की और XYZ थ्योरी। सो ये सारी थ्योरीज भी आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और उन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और हमने आपको बताया था इस उम्मीद के साथ और इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है और जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी वो दोनों बेहतर होगी। वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने कई थ्योरीज कोशिश की बनाने की। उनकी ये कोशिश थी कि वो ऐसी थ्योरीज बनाएं जिससे वर्कर्स को फ़ायदा हो। और एक बात उन्होंने ये भी कही थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली वो ही एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनको मोटिवेटेड फील करना चाहिए। वो कैसे वो मोटिवेटेड फील कर सकते हैं? सिर्फ उनको अच्छी पे मिले इसीलिए वो मोटिवेटेड नहीं है, उनको इसलिए भी मोटिवेशन एक मिलता है क्योंकि वो वर्क कल्चर अच्छा है, वहाँ पे उनको ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं फील कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो परफॉर्म भी बेटर कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक कंसेप्ट और साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिस भी नाम से आप जाने, ये कंसेप्ट दिया था। अब ये होता क्या, बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड टास्क फॉर द पर्पस ऑफ रीडिजाइनिंग द वर्क प्रोसेस फॉर हायर एफिशिएंसी। मतलब काम को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करिए या उन आवर्स को ऐसे कुछ मैनेज करिए काम करने वाला भी खुश हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो बहुत बेहतर हो। देन हमने बताया F.W. टेलर ने इसको दिया था 1800 के टाइम में टू रिप्लेस इनफॉर्मल रूल ऑफ थंब। अभी आप सोचोगे रूल ऑफ थंब क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर एक क्विक आइडिया आपको दे दें। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट मेकिंग, लाइक यू आर मेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन जजमेंट विदाउट पेइंग हीड टू व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग। आप अपने हिसाब से जो है डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो उसको ख़त्म करना चाहते थे कि जो डिसीजंस लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स दोनों के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लिए जाए। देन एक और चीज़ थी, वो चाहते थे कि जो वर्कर्स का टाइम है वो रिड्यूस हो जाए ताकि वो हर काम को, हर टास्क पे एक इस तरीके से टाइम इन्वेस्ट करें जिससे उनकी एनर्जी भी ऑप्टिमाइज हो और जो रिजल्ट हो वो भी बेहतर है। सो अल्टीमेटली जिस साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने का कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि वर्कर्स को बेहतर फील कराया जाए, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट, उनको एक ऐसी जगह दी जाए जिसमें उनको वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील ना करें और उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी घटे ना। अब प्रिंसिपल्स देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही कही कि यहाँ पर आप सिर्फ देख के अपने हिसाब से जजमेंट नहीं ले सकते। ये एक साइंस है, आपको पता है कि ये पर्सन काम नहीं कर सकता या उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो यू शुड नॉट बी गिविंग दैट एक्स्ट्रा बर्डन टू दैट पर्सन। आप उसको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मत दीजिए, आपको अपने हिसाब से मत करिए मुझे लगता है वो कर लेगा, आपके लगने से नहीं है। दैट पर्सन शुड हैव कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू डू। दूसरी चीज़ कही हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कुछ माहौल, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब नहीं होना चाहिए। एक वर्क प्लेस को अच्छा बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एम्प्लॉयर का और साथ ही को वर्कर्स का।
कोशिश करना चाहिए कि भले ही आपको ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस पे आपको हर शख्स पसंद हो, लेकिन ठीक है, हम सब साथ वहाँ एक मकसद से गए, काम करने के लिए गए, तो आपको कोशिश करना चाहिए वो हार्मनी बनी रहे। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक टीम का हिस्सा हैं तो आपको मैं नहीं होना चाहिए दैट आई विल डू दिस, इट्स माय वर्क, आई विल गेट इट डन। नो, इट शुड बी लाइक दैट आई एम डूइंग द पार्ट इन ऑर्डर टू कंबाइन ऑल द अदर थिंग्स टुगेदर। मतलब हम ये काम कर रहे हैं अपने हिस्से का, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम बाकी सारे हिस्सों को जोड़ के एंड अल्टीमेटली वी कैन प्रेजेंट दिस वर्क एज अ ग्रुप एफर्ट। देन मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अगर आप खुद समझिए, आपको ये लिबर्टी दी जाए कि आपको 10 घंटे की जगह आपको 8 घंटे काम करना है, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कैसे भी ये काम आप प्रॉपर करके दीजिए, चाहे आप अपनी सीट पे 4 घंटे बैठिए या 8 घंटे बैठिए। डेफिनेटली अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी एंड यू हैव ऑल द फेवरेबल कंडीशंस, तो जो काम है वो सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं, जो एक जिम्मेदारी के तौर पे आप नहीं करेंगे, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोपेंसिटी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ख्याल रखना है कि आपके एम्प्लॉयज़ बेहतर फील करें, वर्क कल्चर अच्छा हो, उनको रेगुलर पेमेंट्स हो, इंसेंटिव्स हो, और बाकी हर चीज़ के ऊपर उनको काम उतना दिया जाए, अननेसेसरी आवर्स उनके बढ़ाए ना जाए, एग्जॉस्ट ना किए जाए, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें और वो खुशी खुशी काम करना चाहेंगे। बिकॉज ये बात साफ है, एनी वन हु इज़ गेटिंग इनटू द वर्क, और कोई भी आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक मकसद से कर रहे हैं, आपने वो जॉब इसीलिए ज्वाइन की कि आप काम करना चाहते हैं। पर अगर आपको चीज़ें फेवरेबल मिल जाएंगी तो आप अपने दिल से अपना बेस्ट देंगे, पर अगर चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी तो बस एक रेस्ट्रिक्शन और एक जिम्मेदाराना तौर पे काम किया जाएगा। ये तो बात हो गई साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया किसने और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। उम्मीद है ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी आपको दिख रहा होगा वर्क स्टडी है, सेटिंग ऑफ टास्क है, साइंटिफिक सेटिंग ऑफ वेज रेट, स्टैंडर्डाइजिंग पेमेंट्स, प्रोसीजर्स, फंक्शन फॉर्मेनशिप एंड डिफरेंशियल रेट प्लान। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, अब हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, जो मेन पार्ट है, जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वर्क स्टडी। ये वर्क स्टडी है क्या? बेसिकली ये जो थे, ये कंसेप्ट दिया था इन ऑर्डर टू analyze the details of human work and investigate various factors like time study, motion study and fatigue study and method study. ये चीज़ पता कर सकें ताकि एक इंडिविजुअल कितना टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने में, वो कैसा फील करता है, किस लेवल पे वो टायर्ड हो जाता है। तो ये वर्क स्टडी थी टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एट वर्क। मतलब वो कैसा फील करता है, कब टायर्ड हो रहा है, कब उसकी कैपेसिटी उसका साथ नहीं दे रही है। देन अगली टेक्निक है, और होगा क्या, उस टेक्निक को जब पता चल जाएगा, आपको पता है कि आदमी 4 घंटे काम कर सकता है, तो आप 4 घंटे बाद उसको ब्रेक दे देंगे, फिर हाफ एन आवर के बाद वो फिर उतनी एफिशिएंसी से काम करेगा। फिर आता है सेटिंग ऑफ साइंटिफिक टास्क। इसमें क्या हुआ था, टेलर को लगा कि एक साइंटिफिक टास्क की ज़रूरत है, वो जो इसलिए ज़रूरत है कि वो ये तय करेगा टू डिसाइड अ पे डेज वर्क फॉर अ वर्कर। मतलब ये बताएगा कि एक दिन में एक वर्कर को कितना पेमेंट होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपको एक दिन में इतना पेमेंट होगा इस काम के बदले में, तो डेफिनेटली आप अपना 100% देंगे इस लेवल को अचीव करने के लिए, दैट यू शुड रीच द टारगेट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल और इन ऑर्डर टू एबल टू गेट दैट अमाउंट और दैट मनी। फिर आता है साइंटिफिक सेटिंग ऑफ वेज रेट। देखो वो उनका काम था, वो चाहते हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर दे ताकि वर्कर्स भी बेनिफिटेड फील हो। तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि फिक्सिंग वर्कर्स वेजेस टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट। उन्होंने कहा कि अगर उनको पता हो, ये नहीं कि आप इतना करेंगे तो ही इतना मिल पाएगा और ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, मतलब एक फिक्स वेज रेट प्लान बना दो ना, जिससे आसानी होगी कि उनको पता है कि हमें ये करना है और हमें महीने के एंड में ये इतना अमाउंट हमको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, सारे काम एक बराबर नहीं है, सो यू कैन नॉट पे ऑल द वर्कर्स इक्वली, तो आप डिफरेंट वेज रेट प्लान बनाइए, पर एक स्टैंडर्डाइज वेज रेट होना चाहिए जिसमें उसको पता होना चाहिए कि इस मंथ के आखिर में हमको इतना पैसा मिलेगा, तो वो अपनी चीज़ें उस तरह से प्लान करें। देन स्टैंडर्डाइजिंग दी सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज। इसमें फिर उन्होंने सजेस्ट किया दैट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्टैंडर्डाइजिंग किन चीज़ों में, कि जो टूल्स और जो सामान, जो मशीनरी यूज़ हो रही है,
वो उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली कहीं से कोई भी चीज़ आके इस्तेमाल कर ली। एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और अगर आप बेहतर चीज़ें ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, आउटपुट ही बेहतर होगा। आउटपुट बेहतर होगा तो डेफिनेटली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो भाई कंपनी के लिए रेवेन्यू मोर होगा, ज़्यादा रेवेन्यू होगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए। तो अल्टीमेटली कंपनी से लेके कस्टमर्स तक, वर्कर्स तक हर एक ही बेनिफिटेड होगा। फिर उन्होंने बताया साइंटिफिक प्रोसीजर्स इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे कहना था कि एक तरीके से सिलेक्शन और ट्रेनिंग होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी कहीं भी आके ज्वाइन कर सकता है। उसके पोटेंशियल को समझिए, फिर उसके बाद तय करिए कि वो इस पोस्ट के लिए लाइक एलिजिबल है कि नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि एक उनके एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, वो क्या काम करके आ रहे हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, इस तरीके का काम पहले किया है या नहीं। तो एक पैटर्न होना चाहिए। रैंडमली कोई भी आया रख लिया तो भाई अगर आपको काम नहीं आता है और आपको नौकरी चाहिए, आपने नौकरी तो ज्वाइन कर ली और आपको रख भी लिया गया बिना किसी साइंटिफिक प्रोसेस के, तो जाहिर सी बात है आप उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ नहीं आती। तो इससे बेहतर आप उस चीज़ में जाएं, उस चीज़ को ऑप्ट करें जिसमें आप माहिर हो, जो आपको आता हो। फिर जब हम इसकी बात करते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब उसमें क्या कहा, दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि जब हम किसी को, मतलब ऑपरेशन, अगर हम फोरमैनशिप की बात कर रहे हैं तो इट नेसेसरी टू हैव टैक्टिकल स्किल्स, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एजुकेशन, एनर्जी, लीडरशिप। मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब एक इंडिविजुअल में ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्टिविटीज़ को हम लोग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, हमें प्लानिंग और प्रोडक्शन में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारी क्वालिटीज़ एक ही इंडिविजुअल में हो, वो इंटेलिजेंट भी हो, उसको नॉलेज भी एक्सपीरियंस भी हो भी सकता है। पर इन केस ऐसा अगर नहीं है तो हम उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दें, प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो हम ये देखें जिसके पास जो कैपेसिटी है, जिसके पास जो चीज़ बेहतर है, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, हम उसको इस कैटेगरी में डालें, तो उससे कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और वर्कर के लिए भी वो बेहतर होगा। फिर आता है डिफरेंशियल रेट प्लान। इसका जिक्र उन्होंने पीछे वाले एक टॉपिक में किया था, जब स्टैंडर्डाइज कर रहे थे वेज रेट को, तब उन्होंने कहा था कि डिफरेंशियल रेट प्लान फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कहा कि वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डिफरेंट प्लान बनाइए जिसमें आप टारगेट बेस्ड पेमेंट कीजिए। मतलब अगर आपने इतना काम किया तो आपको ये पेमेंट होगा, और आप इतना कर पाए तो आपको मिनिमम इतना पेमेंट होगा। तो ये जो होगा ये एक मोटिवेशनल फोर्स होगी वर्कर्स के लिए कि हम इस लेवल तक पहुंचे तो हमको इतना पेमेंट मिल जाएगा, और एक एक्चुअली उनको खुद अपने को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। वो अपनी कैपेसिटी में चाहेंगे हम बेस्ट परफॉर्म करें ताकि हम भी उस लेवल तक पहुंच सकें। तो ये जो कंसेप्ट थे ये हैं बेसिकली टेक्निक्स, और जो आप कह सकते हैं बहुत इंटीग्रल पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। इसको कहना में कोई दो राय नहीं होगा कि वाकई में ये चीज़ बहुत ही बेहतर है, और ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ हद तक कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट की, और बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो अपने हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो, जो इसमें भी हमने आपको जो कुछ बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, और भी जो चीज़ें उसके प्रिंसिपल्स और टूल्स हमने डिस्कस किए, आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट और कंफ्यूजन है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट इन टू मी, और यू आर ऑलवेज वेलकम टू ड्रॉप अ कॉमेंट एंड लेट मी नो आप और क्या जानना चाहते हैं, आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। आने वाले वीडियोस में कोशिश रहेगी कि हम जो है, जो थेरीज ऑफ मोटिवेशन है वो भी कवर करें। तो बस फिर इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आज एंड करते हैं कि बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड।